अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम हरून। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो जिसने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उसका, तो वहाँ से जाकर प्रीवियस लेक्चर देख लें ताकि हम इस एक्सरसाइज को जब करें तो हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन क्या, एक्सरसाइज 1.1 जिसको हम करेंगे सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऑर्डर हमें पता है कि ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करने के लिए हमें रोज और कॉलम्स जरूरी होती हैं। ऑर्डर का फार्मूला हमने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है कि m जो था वो किसको शो कर रहा था, नंबर ऑफ रोज को, और n शो कर रहा था नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये m क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज, और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स मौजूद होगा तो हम इस फार्मूले की मदद से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसके हमारे पास एलिमेंट या एंट्रीज हैं 2 -5 × 3 एंड 6। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और इधर ओवरव्यू भी दिया है अभी कि रोज इनटू कॉलम्स। तो हमने पहले इसमें से देखना है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है। पहले हम इधर नीचे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रोज ये किससे शो करते हैं, m से, इज इक्वल टू। अब हमने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल वे में, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रोज। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 1 2। कितनी रोज हमारे पास, 1 और 2। इस मैट्रिक्स की हमारे पास रो है, नंबर ऑफ रोज इज 2। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जिसको हम शो करते हैं n से, वो हमारे पास कितने हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम होते हैं जो वर्टिकल में जो एंट्रीज मौजूद होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स। तो इधर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2। ये हमारे पास क्या हो गए, ये देखिए, तो लाइन से शो कर देते हैं, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम। ठीक है, कितने हमारे पास कॉलम हैं, 2। अब हमारे पास अब m की वैल्यू भी आ गई है और n की वैल्यू भी आ गई है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी मौजूद है और नंबर ऑफ कॉलम भी मौजूद हैं। तो इसका ऑर्डर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या आता है, m/n which is equal to 2 cross 2 which is equal to 4। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, मतलब ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया इस मैट्रिक्स का, 4। चलिए हम इसका बी पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट क्या है, इसका बी पार्ट हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है बी, जिसमें एंट्रीज हैं 2 0 3 एंड 5। इसका हमने ऑर्डर मूव करना है और ऑर्डर का हमारे पास ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज हमारे पास किसके इक्वल होती हैं, m, और m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कितनी है इसकी, ये 1 2। ठीक है, दूसरा हमें फाइंड करना होगा इसका नंबर ऑफ कॉलम्स which is equal to n is equal to, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। कितने हैं, एक ये हमारे पास कॉलम बन गया और एक ये हमारे पास कॉलम बन गया, 1 2। ठीक है, अब इसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो हमारे पास सिंपल पता है कि ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का मूव करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है m क्रॉस n which is equal to 2 into 2 एंड ऑर्डर क्या हमारे पास हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह है इसके बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। इधर हमारे पास इसका सी पार्ट है, c इज इक्वल टू 2 4। ये हमारे पास सी पार्ट इसका।
अब हमने इस तरह जिस तरह हमने ये ऊपर फार्मूला यूज किया है, हम इसका नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं। इसका नंबर ऑफ रोज हैं ये 1, सिर्फ इसमें एक रो मौजूद है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 रोज मौजूद थी, या हमारे पास एक रो मौजूद है, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आई 1, m की हमारे पास वैल्यू आई 1, और n की हमारे पास क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 1 और 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हो गए 2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m क्रॉस n, इट मींस 1 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 2, मतलब इस मैट्रिक्स का जो कॉलम हुआ वो हो गया 2। सिमिलरली इसके दूसरे पैसेज भी हैं, हम कुछ इसके कुछ पार्ट्स को स्किप कर देते हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है। हम इसके एक किसी और ऑर्डर का हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हम इसका जी पार्ट जो है इसका क्वेश्चन में, तो हम वो देखते हैं। जी पार्ट जो उसका मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 1 2 3 2 2 4 और 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। इसमें हम अगर देखें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, मतलब ये हमारे पास एक ये रो, एक ये रो और एक ये रो, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है। m को हम पूरा नहीं लिखते, हम तो m से शो कर देते हैं सिंपल। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास मतलब n की वैल्यूज हमारे पास कितनी है, n इज इक्वल टू 1 2 और 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास आ गए 3। और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बन गया, ऑर्डर हमारे पास बन गया 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैट्रिसेस जो है इक्वल कब होते हैं। नंबर 1 के जब उनके ऑर्डर जो है वो सेम हो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या था कि जब उनकी जो एंटिटीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, वो सेम हो, हैव सेम वैल्यू, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इधर हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं। अब हमने देखना है कि कौन से मैट्रिसेस जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। कुछ इनमें से मैट्रिसेस जो हैं वो अनसॉल्व्ड हैं, उनको हम अगर सॉल्व कर लें तो पहले तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी करने में, ठीक है। अब हम अगर अपना मैट्रिक्स सी देख लेते हैं, इसमें हम देख रहे हैं 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3, ये हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया 3। अगर हम दूसरे अनसॉल्व्ड मैट्रिक्स देख लें तो हमारे पास एक जी मैट्रिक्स मौजूद है जो कि अनसॉल्व्ड है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन गया 2 × 6। इस तरह हम कोई और भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक आई मैट्रिक्स मौजूद है, इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास 3 वैसे ही आ गया, 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आई हमारे पास इक्वल हो गया 3 और 5 के। और अब हम जे को देख लें तो हमारे पास है 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4, 2 - 2 इज इक्वल टू 6, ओ 6 कह रहा हूं 0, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 एंड 2 + 0 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास सभी मैट्रिक्स सॉल्व हो सकते हैं। अब हम इजीली देख सकते हैं कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। अब हम इधर देखें a इज इक्वल टू 3। अब बाकी मैट्रिक्स में कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एक इक्वल आ रहा है, तो अब अगर हम देखें तो मेरे पास एक c मैट्रिक्स है जो कि 3 है, जो हमें इससे इजीली पता चल गया कि हमारे पास a इज इक्वल टू c, ठीक है। a इज इक्वल टू c। अगर हम b को देखें तो b के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं 3 और 5। अगर हम बाकियों में देखें ये 5 और 3 मौजूद है, लेकिन इसकी जो है वो पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, पोजीशन भी सेम होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू मौजूद है वो यहाँ पे भी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर और कोई देखे तो हमारे पास ये देखें आई मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं 3 और 5 विच इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो हमें इजीली पता चल गया कि b इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब हम सी को देख लें। सी हमारे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स सॉल्व हो चुका है जो कि ए के इक्वल है। डी हमारे पास देख लेते हैं 5 और 3, लेकिन हमारे पास कोई और दूसरा ऐसा मैट्रिक्स मौजूद नहीं है जिसमें सेम पोजीशन और सेम वैल्यूज के का मैट्रिक्स कोई और मौजूद हो, तो हम उसको वैसे स्किप कर देते हैं अभी के लिए। तो हम अगर ई देख लेते हैं, ई मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 4 0 6 2। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें ई मैट्रिक्स के जैसे सेम एलिमेंट्स मौजूद हो। तो हम अगर देखें तो हमारे पास एच एलिमेंट मौजूद है जिसमें ई और एच मैट्रिक्स जो हो इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ई इज इक्वल टू
एच। अब हम देख लें कोई ऐसा और एलिमेंट तो नहीं है जो कि इसके बिल्कुल इक्वल आता हो। अब हम जे को देख लें, तो इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आया था 4062 व्हिच इज आल्सो इज इक्वल टू ई एंड एच। तो हम इसको आगे ये भी लिख लेंगे कि ई इज इक्वल टू एच एंड एच इज इक्वल टू जी। तो हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। अब हम अगर आगे आए तो ई भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम अगर एफ को देखें तो हमारे पास इसमें मैट्रिक्स में 2 और 6 मौजूद है। तो हम अगर इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास 2 और 6 ही मैट्रिक्स आया था जो कि एफ में मौजूद है, जो कि एफ के एलिमेंट्स में मौजूद है। तो एफ इज इक्वल टू किसके हो गए हमारे जी। ठीक है, तो इस तरह करके हमने सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल कर दिया कि जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स सेम है, जो मैट्रिक्स इक्वल्स हैं, उनको हमने शो करवा दिया कि a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू i, e इज इक्वल टू h इज इक्वल टू j एंड f इज इक्वल टू g। यहाँ पे एक d एलिमेंट है जो कि इसमें जो कि 5 और 3 मौजूद है और कोई भी ऐसा मैट्रिक्स मौजूद नहीं है जो d के इक्वल ना हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमने सिर्फ वो शो करवाने हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं, जो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने वो नीचे शो करवा दिया कि a इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू i, e इज इक्वल टू h इज इक्वल टू j एंड f इज इक्वल टू g। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d व्हिच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मतलब कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें से हमने a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें पता है जैसे कि जब इक्वल मैट्रिक्स होता है तो उसमें जो एंट्रीज होती हैं वो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि जब एक मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होता है तो उसके जो एंट्रीज होती हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो a प्लस सी है तो वो दूसरे मैट्रिक्स में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर हमने a b c और d की वैल्यूज फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमें उसके इक्वल करना होगा, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे कि ये एलिमेंट है a प्लस सी, इसको हम करेंगे किसके इक्वल, 0 के। अब हम अगर देखिए इक्वेशन बना लेते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c -1 3 के इक्वल आ जाएगा, c -1 जरा मिस्टेक हो गई, c -1 इज इक्वल टू 3। अब हम फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और 4। अब हमने इधर देखना है कि कोई भी इक्वेशन है, इसमें से हमने 4 इक्वेशंस को यूज करके क्या हमने करना है, a b c और d की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब हमने इसमें से वो वाली इक्वेशन लेनी है जिसमें से हमें आसानी से कोई ना कोई वेरिएबल मिल जाए, मतलब a b c या d में से कोई भी ये वैल्यू जो हमें इजीली फाइंड हो जाए। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल मौजूद है c, तो अगर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हम c की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, c -1 इज इक्वल टू 3। c को इधर ही रहने दिया, -1 को हम दूसरी साइड पर ले गए तो क्या बन गया, 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। c हमारे पास क्या आ गया, 4। हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हम 4 को देख लेते हैं। इक्वेशन 4 में क्या है, हमारे पास वेरिएबल d मौजूद है, मतलब इसमें भी सिंगल वेरिएबल मौजूद है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करना भी आसान हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे पास, हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, अब हम d वाली वेरिएबल जो है वो एक तरफ ले आएंगे, 4d -2d इज इक्वल टू 6 को हम दूसरी साइड पर ले गए तो क्या होगा, 4d -2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम क्या करें, हमारे पास c वेरिएबल भी, c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है और d की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है।
अब हम देखेंगे हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अगर हमारे पास हम इक्वेशन 1 को देख लें, हम इक्वेशन 1 को देख लेते हैं। इधर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम देखिए हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल मौजूद हैं a और c की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब हम अगर c की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू इजीली निकल आएगी। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या थी, c की वैल्यू हमारे पास थी 4, इधर हमने 4 पुट किया विच इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू -4, तो हमारे पास a की वैल्यू भी इजीली फाइंड हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है और b वेरिएबल जो है वो इक्वेशन 2 में मौजूद है, तो हमें इक्वेशन 2 को यूज करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस देखिए a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली थी, तो हम अगर इसमें a की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी इजीली निकल आएगी। अब इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास थी -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b को हमने इधर ही रहने दिया, -4 को जब हम दूसरी साइड पर लेकर गए तो हमारे पास +4 बन गया। तो ये क्या हो गया, -7 प्लस 4। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 क्या हो गया हमारे पास -3 एंड b इज इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/2, c की वैल्यू हमने जो फाइंड करी थी 4 और d की वैल्यू हमारे पास थी 3। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड कर ली। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 करेंगे और उसके मुताबिक जो भी थ्योरी होगी उसको डिस्कस करेंगे। और अगर इस लेक्चर में किसी किस्म का मसला या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।